हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 4 जो छूट गया था उसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में है। तो आइए हम लोग धातु और अधातु से रिलेटेड सभी प्रश्न उत्तर को आज की इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। और बेहतर जानकारी के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। वहाँ से आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियो वहाँ पे अपलोड किया जा चुका है जो आपको आसानी से उपलब्ध होगा। और ख़ास बात यह है कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी कुछ समय के बाद अपलोड किया जाएगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही होगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं। आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि हम लोग जो पतली चादर बनाते हैं या जिसको पीटा जाता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। तो निम्नलिखित में से आपको चुनने में आसानी होगा और ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में बहुत रखना जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस में आपका ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शंस इस प्रकार से है कि क में जिंक दिया, ख में फास्फोरस, ग में सल्फर और घ में ऑक्सीजन। तो किसको पीट करके पतली चादर बना सकते हैं? तो हम लोग जिंक को पीट करके पतली चादर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी आपको यहाँ पे कथन दिए गए हैं और उस कथन में आपको सही उत्तर चुनने हैं। जैसे यहाँ पे दिया है सभी धातुएं तन्य होती है, ख में दिया है सभी अधातुएं तन्य होती है, ग में दिया है सामान्यतः धातुएं तन्य होती है और घ में दिया है कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो आपको यहाँ पे हम बात याद करा दें कि जो धातुएं होती है वो तन्य तो होती हैं, साथ में ये चमकीला भी होती हैं, ठीक है ना। चमकीला भी होती है, इसको पीट करके पतली तार भी बनाया जा सकता है। साथ में ये उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो आप इस सारे प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। अगर हम लोग अधातु की बात करें तो ये तन्य नहीं होता है, इसको यदि पीटा जाए हथौड़े से तो ये चूर चूर हो सकता है। ये चमकीला भी नहीं होता है और ये उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक भी नहीं होता है। तो इन सारे ऑप्शनों में आपको जो सही जवाब ऑप्शन मिल पाएंगे वो ऑप्शन क होगा कि सभी धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। बाकी ये सारे जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी जो खाली जगह दिए गए हैं उनको आपको भर देना है। जैसे क क्वेश्चन में कहा है फास्फोरस बहुत खाली जगह अधातु है। तो आपको बताना है कि फास्फोरस बहुत अधातु क्या है। तो आपने इसका सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है। क्या हो जाएगा? सक्रिय, या इसको हम अभिक्रियाशील भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, अभिक्रियाशील भी बोल सकते हैं। चलते हैं अगले। इसका तीसरा का ख में कहा है कि धातुएं उष्मा और खाली जगह की होती है। तो धातुएं जो होती है वो उष्मा और विद्युत, ठीक है ना। उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। तो यहाँ पे विद्युत भर देंगे और यहाँ पे आपको सुचालक भर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आयरन कॉपर की अपेक्षा खाली जगह अभिक्रियाशील है। तो आयरन जो है वो कॉपर की अपेक्षा क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे? अधिक अभिक्रियाशील। तो इस जगह पे अधिक भरना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खाली जगह गैस बनाती है। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया कर जो गैस बनाती है वो कौन सा बनाती है? तो हाइड्रोजन। कौन सा गैस बनाती है? हाइड्रोजन। तो इस जगह पे आपको क्या भर देना है? हाइड्रोजन। और इस तरह से हम लोग खाली जगह को भर लिए। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो सही है उसमें आपको टी लिखना है और जो गलत है उसमें आपको क्या लिखना है? एफ लिखना है। तो आइए अब हम लोग इसको भी यहाँ पे भर लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो कहा है कि सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको भर देना है एफ। अधातु जो होता है वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। और आपको बता दें कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है।
तो देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फास्फोरस है वो अधिक क्रियाशील धातु है, और साथ में ये जो सोडियम है ये भी बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि सोडियम पे जैसे ही इसको खुले वायु में रखा जाता है और साथ में इसमें जल का जो छींट है या बूंद है उस पर पड़ता है, तो ये स्वतः जलने लगता है। क्या होता है? स्वतः ये चलने लगता है, जिसके कारण बहुत सारे घटनाएं घट सकती है। और इसलिए आपको बता दें कि ये केरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो इसमें सही इसका जवाब हो जाएगा ट्रू। तो इसमें क्या भर देना है? टी। चलते हैं ग पे। ग क्वेश्चन कहता है कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। तो देखिए, यहाँ पे जो कॉपर है वो जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि कॉपर है वो जिंक सल्फेट के विलयन से कम अभिक्रियाशील होता है। तो आपको इस जगह पे क्या भर देना है? एफ। क्या भर देना है? एफ। चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है। तो आपको बता दें कि कोयला क्या है? एक अधातु है, और अधातु को खींचा या पीटा नहीं जा सकता है, पीट करके पतली चादर नहीं बनाई जा सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एफ, फॉल्स। तो यहाँ पे एक बिल्कुल सही जवाब है, बाकी यहाँ पे तीनों आपका क्या है? फॉल्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। यानी नीचे दिए गए जो सारणी उसमें से आपको धातु और अधातु के गुण को लेकर के बात करना है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लें तो एक तरफ गुण हमने लिखा है, एक तरफ धातु लिखा है और एक तरफ अधातु। तो फर्स्ट में जो लिखा है वो फर्स्ट में जो लिखा है वो दिखावट। अब दिखावट कहने का मतलब धातु में क्या दिखावट है या धातु में क्या दिखावट है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पारा है वो सामान्य पारा जो है वो लिक्विड अवस्था में होता है। कौन से अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था। लिक्विड कहें तो तरल अवस्था में, और ये तरल अवस्था में रहने वाला एक धातु है। बाकी सभी धातुएं क्या होती है? सामान्यता पर क्या होती है? ठोस होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं सामान्यता पर क्या होती हैं? ठोस होती हैं। ये दिखावट हुआ। अब अधातु में कुछ क्या दिखावट है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अधातुएं जो है वो सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाएं में पाई जाती है। यानी इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ये इनके दिखावट है। कठोरता की लेकर के बात कर रहा है। कठोरता कहने का मतलब जो अधातुएं होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग अधातु में बात करें तो अधिकांश जो धातुएं होती है वो अधिक नर्म होती है, लेकिन हीरा सबसे कठोर अधातु है। ध्यान रखना है, हीरा क्या है? वो सबसे कठोर अधातु है, लेकिन ज्यादातर जो अधातुएं होती हैं वो नर्म होती है। अब आ जाते हैं आघातवर्धनीयता। और आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि इस पे अब जैसे ही प्रहार करेंगे तो इसको पीट करके पतली चादरें बना सकते हैं, पतली तार खींच सकते हैं। ये धातुएं में संभव है। लेकिन अगर हम लोग अधातु की बात करें तो ये भंगुर होती हैं, और इन्हें यदि पीटा जाए तो ये चूर चूर भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों में आघातवर्धनीयता की अंतर हमने यहाँ पे समझा दिया। अब आइए तन्यता को लेकर के बात करते हैं। तन्यता तो होता है धातुओं में, और इन्हें तन्यता के कारण ही खींच करके पतली तारें बनाई जा सकती है। लेकिन अधातुओं में क्या होती है? इसमें कोई तन्य नहीं होता है, और इसको आप पतले तार के रूप में बदल नहीं सकते हैं। तो दोनों में यहाँ पे ये डिफरेंस आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट था वो उष्मा का चालन था। अब उष्मा के चालन की बात करें तो धातुएं आसानी से उष्मा का क्या कर देता है? ये चालन कर देता है, यानी अपने से उष्मा जाने देता है। चालन का मतलब क्या होता है? उष्मा चालन का मतलब कि एक पार्ट को गर्म किया जाए तो दूसरा पार्ट क्या हो जाए? गर्म हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं उष्मा का चालन, ठीक है ना। तो ये धातुएं आसानी से करता है, और अधातुएं जो है वो उष्मा का चालन नहीं करता है, जिसके वजह से यदि हम लोग बात करें तो आपका जो तावा है रोटी बनाने वाला, उसका जो हत्था बना होता है वो लकड़ी का बना होता है, और जो तावा होता है वो धातु का बना होता है, और लकड़ी आपका क्या है? अधातु। और ये जो तावा बना होता है लोहा का वो क्या होता है? धातु, जिसके वजह से आपका हाथ नहीं जल पाता है।
विद्युत का चालन, विद्युत का चालन करने का मतलब विद्युत इस तरफ अगर धातु में जोड़ा जाए तो इस तरफ यदि करंट आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत का चालन, यदि नहीं आता है तो हम लोग कहते हैं विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। तो धातुएं क्या करती है, विद्युत का चालन करती हैं, लेकिन अधातुएं जो है वो विद्युत का चालन नहीं करती हैं। ठीक है ना, ये अधातुएं सामान्यतः क्या करती हैं, तो ये विद्युत का चालन बिल्कुल नहीं करती हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स कहता है कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग, ठीक है ना, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्यों, एक कारण बताना है। क्या करना है आपको, कारण बताना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे कारण इसका बता देते हैं। कारण हमने यहाँ पे ये लिखा है कि एल्युमिनियम की जो पन्नी है उसका उपयोग खाद्य सामग्री के लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम के पन्नी ऊष्मा की कुचालक और नरम होती है, जिससे खाद्य सामग्री को गर्म रखेगा। यानी वो जो है एल्युमिनियम की पन्नी वो क्या करता है, खाने वाले जो सामान है उसको गर्म रखता है, साथ में ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी अपने से ऊष्मा को जाने नहीं देता है। तो ऊष्मा जो भी उसके अंदर होता है वो ऊष्मा बरकरार रह जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निमज्जन छड़े, जिसको इमर्सन रॉड भी बोला जाता है, धात्विक पदार्थों से निर्मित होता है, क्यों, कारण बताइए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि निमज्जन छड़े जो होती हैं वो धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है क्योंकि धातु विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है, और जब विद्युत का सुचालक होगी तो इनमें से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये जल्द गर्म होगा, जिसके कारण हम लोग इसका छड़ क्या करते हैं, वो धातु का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग में कहता है कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्यों, ऐसा क्या कारण है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो कॉपर है जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील ही कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों, कारण बताइए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सोडियम और पोटेशियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के उपरांत बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आग भी लग सकता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है या डुबो करके रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका भी हमने उत्तर यहाँ पे लिखा है कि नहीं, नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते हैं क्योंकि नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल विद्यमान होता है जो धातु से अभिक्रिया कर अनेक विषैले पदार्थ का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, जिससे खाने से हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, साथ में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 कहता है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग दिए गए हैं। तो कॉलम 1 के पदार्थ का कॉलम 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए फटाफट से मिलान कर देते हैं। कॉलम एक तरफ देखिए यहाँ पे दिया है, एक तरफ में आपको दिया है गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी, और एक तरफ आपको दिया है थर्मामीटर, बिजली के तार, खाद्य सामग्री लपेटना, मशीनें और ईंधन। तो आइए इस बारी बारी से भर लेते हैं। तो गोल्ड है, इसको हम लोग आभूषण बनाते हैं। आयरन की बात करें तो इसकी मशीनें बनाई जाती है। एल्युमिनियम की बात करें तो हम लोग इसका उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में करते हैं। कार्बन की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। कॉपर आपका बिजली के तार के रूप में बना होता है और मरकरी हम लोग थर्मामीटर में उपयोग करते हैं। तो इनका सभी में हमने यहाँ पे बना दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है क्या होता है जब,
यानी आपको बताना है क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट पर डाला जाता है। तो आइए इसका भी उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डालने पर कॉपर सल्फेट जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। और इसका हमने यहाँ पे समीकरण भी दिया है कि किस तरीके से ये कॉपर डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है, क्या कारण है। तो आइए उत्तर में हमने लिखा है कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, और साथ ही लोहा कॉपर को उसके सल्फेट विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट तथा कॉपर का उत्पन्न करता है। इसका हमने यहाँ पे समीकरण भी दिया है। जैसे यहाँ पे एक लोहा है Fe, और इसके बाद यहाँ पे एक विलयन है कॉपर सल्फेट का CuSO4, और ये अभिक्रिया करके यहाँ पे क्या बना रहा है, तो फेरस सल्फाइड बना रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है, और उसके बाद एक कॉपर भी उत्पन्न कर रहा है, सॉरी यहाँ पे आयरन सल्फेट बना रहा है, और साथ में यहाँ पे कॉपर का भी उत्पन्न कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। वह इस प्रक्रम में होने वाली सभी क्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। तो आइए हम यहाँ पे लिखने की कोशिश किए हैं। हमने यहाँ पे उत्तर जो दिया है का वो इस प्रकार से दिया है कि सलोनी परख नली में इकट्ठी की गई गैस में पानी डालकर घोलने की प्रयास करेगी, और वैसे भी कोयला जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे वायु की उपस्थिति कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑक्सीजन के जब उपस्थिति में कोयला जलेगा तो वो क्या करेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा जो जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल उत्पन्न करेगी, जिसका परीक्षण सलोनी लिटमस पत्र की सहायता से कर सकती है। यदि यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, और यदि नहीं लाल करता है, नीला कर देता है, तो उस कंडीशन में इसकी जो क्षमता है या कह सकते हैं इसकी जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट का उत्तर दिया। सेकंड में कहता है कि सभी को समीकरण के रूप में लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले जो कोयला है कार्बन है वो ऑक्सीजन से संयोग करके जलेगा, और एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद H2O से H2 यहाँ पे जल है, कार्बोनिक जल है, और इससे जब अभिक्रिया करेगा तो वो H2CO3 बनाएगा। ठीक है ना, जो एक क्या है, कार्बोनिक अम्ल है। तो इस तरीके से इसका हमने उत्तर यहाँ पे दे दिया। एक क्वेश्चन और है जिसका उत्तर आप लोगों को स्वयं देना है। कहता है कि एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता के दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका जो भार है वो कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको हिंट्स देते हैं, आप सभी इसका उत्तर जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया हो तो उसके बारे में आप लोग सभी जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो यहाँ पे क्या किया है रीता की माँ कि वो सुनार के दुकान पे जैसे ही जाती है तो वो सुनार जो है वो उनके जो सोने के आभूषण बने हुए थे उसको एक्वा रेजिया, ठीक है ना, एक्वा रेजिया नामक घोल में, एक्वा रेजिया नामक घोल या कह सकते हैं बिलियन घोल या क्या कर सकते हैं बिलियन में क्या करता है, उसको डुबो करके साफ करता है। और वो जैसे ही डुबो करके साफ करता है तो एक्वा रेजिया क्या करता है, वो सोने के आभूषण को संचारित कर देता है, और संचारित करने के उपरांत उनका जो भार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप लोग जरा इसको अपने शब्दों में लिख करके जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।